आज की क्लास आपका समुच्चय बोधक अव्यय पर रहेगा। पिछले हम लोग ने 2-3 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, तो आज इसके हम लोग प्रकार और इससे संबंधित उदाहरण की बात करेंगे जो कि आपके बुक में दिया है, और उसको हम थोड़ा सामान्य भाषा में भी बता देंगे जिससे कि आपको समझ आ जाए। ठीक ना? पहले इसके परिभाषा को जान लेते हैं कि समुच्चय बोधक होता क्या है। जो अव्यय शब्द वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। वही आपका समुच्चय बोधक अव्यय होता है। और इसके प्रकार से ही डायरेक्ट हम लोग चलते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार, ध्यान से सुनना लोग। समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार, अव्यय के प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें भी प्रकार होते हैं, तो पहले इसके नाम को भी लिखते हैं हम। समानाधिकरण समानाधिकरण समुच्चय बोधक। दूसरा है आपका व्याधिकरण। व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब इसके जो टैग होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा समानाधिकरण है और व्याधिकरण है। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं जो लिख रहे हैं यहाँ पे। समानाधिकरण में आपका मगर, किंतु, शांतिपूर्वक, बेटा शांतिपूर्वक, परंतु, या, तथा, इन सब का प्रयोग हम वाक्यों में करेंगे। और मगर हो गया, मगर ना, अपितु आदि, अपितु आदि आपका है व्याधिकरण। व्याधिकरण के भी टैग है, इसलिए यद्यपि, यद्यपि, क्योंकि, चूंकि, ताकि आदि, ये है आपके 2 प्रकार और ये आपके टैग। इसका प्रयोग हम लोग समानाधिकरण समुच्चय बोधक में करते हैं और इन सब का प्रयोग हम लोग व्याधिकरण समुच्चय बोधक में करते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको व्याकरण आना बहुत जरूरी है, खास तौर से किसी एक लैंग्वेज को सीखने के लिए। अगर आप हिंदी जानते हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, तो उसके व्याकरण को भी जानना है कि हमें कौन से वर्ड कब लिखना है या कौन से वर्ड का मतलब क्या है। तो ये जितने भी हमने लिखा है ये कभी आपस में बदलते नहीं है, इसलिए इनको हम अविकारी में रखा गया है। जो परिवर्तित ना हो आपके अविकारी होते हैं। अविकारी में प्रकार यही रहे, लेकिन इसका भी प्रयोग करते हैं। ठीक ना? तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। व्याधिकरण और समानाधिकरण, इसके परिभाषा को हम बता दे रहे हैं जो तुम्हारे बुक में है। जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, वे समुच्चय बोधक अव्यय जो वाक्यों, वाक्यांशों या वाक्यों का समानता के आधार पर जोड़ते हैं, यानी 2 लोगों के बीच समानता को बताते हैं या सामान्य रूप से रहते हैं, उनके बीच में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे
मगर, किंतु, परंतु, या, तथा और अपितु आदि इन सब का प्रयोग। इसी तरह आपका है व्याधिकरण के भी परिभाषा को जान लेते हैं, उसके बाद दोनों के एक एक उदाहरण के बाद डिस्कस करेंगे। तो व्याधिकरण में जो अव्यय मुख्य वाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ा जाता है, यानी जो मुख्य वाक्य रहता है उसी से संबंधित हम लोग दूसरा वाक्य यानी उसी पर आधारित जो होता है वाक्य उसको जोड़ते हैं, वो आपका होता है व्याधिकरण। क्या होता है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक ना। जैसे, इसलिए, यद्यपि, चूंकि, ताकि इनको जोड़ा जाता है। तो एक एक उदाहरण देखते हैं। जैसे तुम अकेले जाओगे या मैं भी साथ चलूं, या मैं भी साथ चलूं। यानी समानता है ना, वो कह रहा है कि तुम अकेले जाओगे या मैं भी साथ चलूं, उसके समानता की बात कर रहा है, ठीक ना। इसी तरह अब हमारा व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या है, इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। वह इसलिए आया था, वह इसलिए आया था ताकि तुम मिल जाते। एक मुख्य वाक्य है, वह इसलिए आया था, यह मुख्य वाक्य है, लेकिन जब हमने ताकि का यूज किया तो तुम मिल जाते, यानी यही सेंटेंस इस पर आश्रित था, वो व्यक्ति उस पर आश्रित था। इसीलिए कहा गया है कि व्याधिकरण समुच्चय में कि एक मुख्य वाक्य पर एक आश्रित वाक्य हो और आपस में जो वर्ड जोड़ते हैं वही आपके व्याधिकरण होते हैं। लेकिन यहाँ बात यह था कि समानता की बात होती है, कोई दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में, दो जानवरों में, वहां पे समानता की बात होती है, इसलिए यहाँ पे समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है। जैसे मगर, किंतु, परंतु, या, तथा और आदि, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और भी तुम्हारे बुक्स में दिया गया है जिनको पढ़ना है व्याधिकरण समुच्चय में। और व्याधिकरण समुच्चय के बोधक के प्रकार भी कुछ हैं, जैसे कारण सूचक है, उद्देश्य सूचक है, संकेत सूचक है, स्वरूप सूचक है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक, इसके भी कुछ प्रकार हैं जो हम इसके प्रकारों को यहाँ लिख रहे हैं। पहला है आपका कारण सूचक, इसके बाद है उद्देश्य सूचक, बोलो बात, उद्देश्य सूचक, संकेत सूचक, और स्वरूप सूचक। जितने भी क्लास 5 के विद्यार्थी हैं सभी के लिए, यदि सभी को व्याकरण सीखना है तो इन सबको क्लास 5 में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जिसमें व्याधिकरण समुच्चय बोधक आपको पढ़ना है, समानता को सिर्फ और सिर्फ परिभाषा था, उसके कुछ टैग थे और कुछ उदाहरण जो आपके बुक में था हमने बता दिया है, एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे व्याधिकरण समुच्चय बोधक के प्रकार, जिसमें कारण सूचक, उद्देश्य सूचक, संकेत सूचक और स्वरूप सूचक। आप इसके नामों से भी आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या आपको जानकारी मिल सकती है या इसका मतलब क्या होगा। जैसे पहला है आपका कारण सूचक, कहीं न कहीं आपको इसमें कारण बताना होगा, कारण की बात होगी। देखो क्या है, जो अव्यय दूसरे उपवाक्य में प्रथम उपवाक्य का कारण प्रकट करे उसे हम कारण सूचक अव्यय करते हैं। यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य का कारण बताए, रीजन बताए, वही आपका कारण सूचक होता है। इसका हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। वह स्कूल नहीं गया, वह स्कूल नहीं गया। देखो एक वाक्य हो गया, अब इसी का एक रीजन बताया क्यों नहीं स्कूल गया। क्योंकि वह
देर से उठा था, तुम लोग की तरह देर से उठा था। अगर इसी में कोई विद्यार्थी हो सुबह 6 बजे जगे, मान लो अनन्या 6 बजे जग रही है, तो इसकी मम्मी गुस्से में कहेगी, मम्मी थोड़ा डांट देंगी, बस गुस्से में 5 मिनट और सो जाएगी। जब 5 मिनट और सो जाएगी तो स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। वहीं पे कारण बन जाएगा कि वह स्कूल नहीं गई, क्योंकि वह देर से उठी थी, देर से उठी थी। अब देखो पहला कारण सूचक समझ में आ गया ना? आया कि नहीं आया? कहीं न कहीं पहला वाक्य दूसरे वाक्य का रीजन बताएगा। शांति कारण सूचक में पहला वाक्य पर एक दूसरा वाक्य आएगा उसका रीजन बनाने के लिए, यानी उसका कारण बताने के लिए, क्यों इस काम को नहीं हुआ। जैसे वह स्कूल नहीं गया, कोई बालक है वह स्कूल नहीं गया, तो कोई पूछेगा कि क्यों नहीं स्कूल गया, तो दूसरा वाक्य है वह देर से उठा था। अब हमने इसको जोड़ा, कहीं ना कहीं इसको जोड़ा, किससे जोड़ा? क्योंकि से जोड़ा। ये हमारा यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है? समुच्चय बोधक अव्यय का काम कर रहा है। अगला प्रकार है, आगे ना समझ में? यस सर। अब दूसरा है उद्देश्य सूचक। उद्देश्य सूचक में आपके बुक में क्या परिभाषा है, इसके परिभाषा को देखेंगे, फिर इसके उदाहरण को देखेंगे। उद्देश्य सूचक इस अव्यय के द्वारा दूसरे वाक्य में पहले वाक्य का उद्देश्य प्रकट होता है। जो पहला वाक्य होता है उसमें हम दूसरे वाक्य का उद्देश्य प्रकट करता है, यानी बताता है। देखो उदाहरण में, और इसका जो टैग है, इसका टैग है ताकि, जिससे कि, ये उस सेंटेंस में उसका उद्देश्य बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि ये दोनों उसके उद्देश्य को प्रकट करने के लिए उन दोनों आपस में सेंटेंस को जोड़ने के काम करेगा। देखो क्या है सेंटेंस। सेंटेंस आपके बुक में का देने का उद्देश्य यही है हमारा कि आप उसको एक बार रिवीजन के तौर पे जब पढ़ेंगे तो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे है? दुनिया में कुछ ऐसा करो, दुनिया में कुछ ऐसा करो कि सभी लोग तुमसे प्यार करें, तुमसे प्यार करें। अब देखो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का उद्देश्य बता रहा है कि कहा जा रहा है कि दुनिया में आप ऐसा काम करिए, दुनिया में आप ऐसा काम करिए कि सभी लोग आपको प्यार करें या आपसे प्यार करें, आपको माने, आपको अपना आइडल माने, कि नाम का व्यक्ति समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी उनसे प्रेरणा लेके वैसा ही काम करेंगे। वहां पे उद्देश्य की बात हो रहा है। अगला है आपका संकेत सूचक। संकेत सूचक देखो, इस अव्यय के द्वारा प्रथम उपवाक्य से दूसरे उपवाक्य में कही गई बात को शर्त को प्रकट करता है, यानी संकेत बताता है। जैसे आप चेतावनी नहीं देते हैं, उसी तरह यहाँ पे शर्त रखा जाता है। उदाहरण देखो, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। देखो, यदि तुम परिश्रम करोगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, अवश्य सफल हो जाओगे, सफल हो जाओगे। हो जाओगे। ये भी आपके मोटिवेशन के लिए भी है लाइन। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, ये शर्त है। यहाँ पे इस पंक्ति में भी, इस लाइन में भी शर्त है, और यहाँ पे संकेत भी बताया जा रहा है। इसका प्रकार का उदाहरण है संकेत सूचक का। हम आपको संकेत कर रहे हैं कि अगर आप परिश्रम करोगे
तो आने वाला जो कंपटीशन है रखा गया है उसमें आपको उचित पुरस्कार मिलेगा और आपको मोटिवेशन प्राप्त होगा आने वाले एग्जाम को देने के लिए। अगर आप मन से पढ़ाई करेंगे तभी आप उस कंपटीशन में पास हो पाएंगे। यह भी है, उसी को कहा गया है संकेत के रूप में, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ये हम नहीं, ये सभी कहते हैं एक दूसरे को। और यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, या तो हम हो या तो आप लोग हो। अगर जो मेहनत करेगा इस धरती पर उसे इतिहास बनाने से कोई नहीं रोकने वाला है, समझ जाइए, ठीक ना। ये संकेत के रूप में हम संकेत दे रहे हैं तो आपका संकेत सूचक में आ गया। अब स्वरूप सूचक की बात करते हैं। स्वरूप सूचक व्याधिकरण में आ रहा है, सब कहीं न कहीं दूसरे की व्याधि को बताया जा रहा है कि क्या कमी है या क्या अच्छाई है, आप उसे करेंगे। तो अगला उदाहरण रहेगा जो आपका स्वरूप सूचक का रहेगा। इसका भी परिभाषा आपके बुक में है। इस सूचक के द्वारा किसी बात के स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है, जिसमें आपका टैग है मानो, मानो अर्थात, जैसे, जैसे आदि, इन सब का यूज किया जाता है। इन सभी वाक्यों में जो स्वरूप सूचक वाक्य होते हैं उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण देख लो, कमल नयन, कमल नयन अर्थात, अर्थात कमल नयन अर्थात कमल के समान, कमल के समान, समान सुंदर आंखों वाले, सुंदर आंखों वाले, सुंदर आंखों वाले। स्वरूप की बात हो रही है, किसी व्यक्ति का स्वरूप बताना है या किसी व्यक्ति, किसी औरत का अगर आप आंख देख रहे हैं, नयन आंख देख लिए हैं, तो बताएंगे ना कि फला व्यक्ति का उसके समान आंखें हैं। लेकिन यहाँ इनकी कवि कर रहा है, लेखक कर रहा है कि कमल नयन, जो कमल की तरह नयन है, जिसका नयन कमल की तरह होता है, अर्थात कमल के समान सुंदर आंखों वाले। पता है नहीं है, कमल नयन मतलब, कमल का मतलब फूल और नयन का मतलब आंख, जिसकी आंखें कमल के फूल की तरह सुंदर हो, ठीक ना। वही बताया गया है कि कमल के समान सुंदर आंखों वाले। जहां पे स्वरूप की बात होगा वहां पे मानो अर्थात आदि का प्रयोग होगा। उसी तरह कारण में पहले वाक्य का, हम पहले वाक्य से आधारित दूसरा वाक्य जब जोड़ेंगे कहीं न कहीं कारण बताएंगे, आपका कारण सूचक हो जाएगा। उसी तरह ताकि जिसमें का प्रयोग करेंगे वहां पे उद्देश्य सूचक होगा। उसी तरह संकेत, किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, वो आपका संकेत सूचक होगा। उसी तरह स्वरूप सूचक। यही आपका समुच्चय बोधक अव्यय था जो कि आज समाप्त हो गया है। आप भी पूरे मन से, सच्चे मन से कंटिन्यू यानी निरंतरता के रूप में आप पढ़ाई करते रहें। आपके आने वाले जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें आप अच्छे से पार्टिसिपेट करें और अपने परीक्षा को सफल बनाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।